लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 4 के एमसीक्यूज कवर करेंगे, जिसमें हम अडेप्टेशंस इन प्लांट्स, अडेप्टेशंस इन एनिमल्स, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन जैसे टॉपिक्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस सीरीज के पहले 3 पार्ट्स जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। नाउ लेट अस लर्न टुगेदर। Xerophytes are plants that are specially adapted to grow in. So xerophytes एक plants है जो specially adapted है to grow in desert ecosystem, जहाँ पे water scarcity हो, पानी की कमी हो, scorching heat हो. For example, cactus, Joshua trees. So these are xerophytic plants. अगर हम adaptations by xerophytic plants की बात करें तो पानी के लिए thick and waxy leaves, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो सके एंड मिनिमाइज वाटर लॉस। उसके बाद संकन एंड डीप सीटेड स्टोमेटा, ये अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं ताकि पानी का कम खर्च हो। उसके बाद डीप टैप रूट्स इन एरिड रीजन्स, एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम डीप सॉइल्स एंड सक्यूलेंस। तो प्लांट पानी स्टोर करते हैं स्पेशलाइज टिश्यू में, जिसको बोलते हैं पेरन काइमा। दीज आर दी स्पेशलाइज टिश्यूज जहां पे प्लांट्स पानी स्टोर करते हैं, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं सक्यूलेंस। एंड फॉर हीट एंड टेम्परेचर, जहां पे ज्यादा हीट हो, टेम्परेचर हो, उसके लिए प्लांट्स के पास होते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स जिसे चैपरोन्स भी बोलते हैं, चैपरोन्स एंड प्रोलीन अमाइनो एसिड्स। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। Plants that thrive and complete their life cycle in soils and waters containing high salt concentration. लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि जहां पे ज्यादा पानी की कम सॉरी जहां पे पानी कम हो और ज्यादा हीट हो, उसको बोलते हैं जीरोफिटिक। यहाँ पे पूछा गया है कि ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन, जहां पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हो, उन प्लांट्स को बोला जाता है हेलोफाइट्स। तो ये बात हमें याद रखनी है। प्लांट्स दैट थ्राइव and complete their life cycle in soils and waters containing high salt concentration, जैसे कि मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो ये ऐसे प्लांट्स हैं विच ग्रो इन वाटर और वेरी वेट प्लेसेस, जहां पे पानी बहुत ज्यादा हो, उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। जैसे कि लोटस। लोटस एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है, कमल का फूल। और इसमें एरनकाइमा स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अलाउ करता है इन सच प्लांट्स, क्योंकि वो प्लांट्स पूरे पानी के अंदर होते हैं। तो इसमें एक एरनकाइमा टिश्यू होता है जो अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद सीओफाइट्स, प्लांट्स विच ग्रो एट अ लोअर लाइट इंटेंसिटीज, जहां पे सनलाइट कम हो, दैट इज शेड टॉलरेंट, कि शेड से वो ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट जैसे कि जिंजर, ब्लैक पेपर, कॉफी। सो दीज आर शेड टॉलरेंट। उसके बाद है हीलियोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स विच ग्रो इन फुल सनलाइट, जो सन अडेप्टेड हैं, कितनी भी सूरज हो, कितना भी ज्यादा तेज टेम्परेचर हो, उसमें ही अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि पीपल ट्री एंड बनियान ट्री। तो इन एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोफेटिक एडेप्टेशंस आर शोन बाय मैंग्रोव्स। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा हेलोफेटिक एडेप्टेशंस कौन सी होती है, जहां पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हो, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, जैसे कि मैंग्रोव्स। तो इनमें से कौन सी एडेप्टेशन मैंग्रोव शो करता है? तो इनमें से सारी ही करेक्ट है, ऑल 4। विविपेरिटी का मतलब होता है सीड्स जर्मिनेशन इवन व्हेन अटैच्ड टू द मदर प्लांट। प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स मतलब कि सपोर्ट फॉर लूज सॉइल्स। Nematophores, root structures that grow out from the water surface and facilitate exchange of gases or respiration. And last is salt excreting glands, जो कि excrete करते हैं extra salts from roots. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहे निमेटोफोर्स, जिसे ब्रीदिंग रूट्स भी कहा जाता है। ये पानी से बाहर आ जाते हैं और अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और हम यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्ट ग्लैंड्स, जिसे सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स बोला जाता है, और ये एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को रूट से एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद प्रॉप रूट्स, जो कि सपोर्ट करते हैं लूज सॉइल्स को। तो ये भी हमें याद रखना है।
कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। तो इनमें से कौन सी एडेप्टेशंस सही है एनिमल्स के लिए। पहले हम प्लांट्स की एडेप्टेशन देख रहे थे, अब हम देखते हैं एनिमल्स की एडेप्टेशंस। एस्टिवेशन समर स्लीप, हाइबरनेशन विंटर स्लीप, कैमोफ्लाज फॉल्स अपीयरेंस, मिमिक्री रिसेम्बलेंस। तो इनमें से सारे ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप, जो देखा जाता है बैट्स एंड स्क्विरल्स में। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, जहां पे ज्यादा ठंड हो तो पोलर बियर्स वहां पे अडेप्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। कैमोफ्लाज का मतलब होता है फॉल्स अपीयरेंस। हमने देखा होगा ट्रीज पे ग्रास होपर्स को, हमें पता ही नहीं लगता कि कोई ग्रास होपर ट्री पे बैठा है, तो दैट इज फॉल्स अपीयरेंस। एंड मिमिक्री का मतलब होता है रिजेम्बलेंस, जो कि पाया जाता है इन बटरफ्लाइज। तो ऑल फोर आर करेक्टली मैच्ड। Which adaptation is used by some animals to detect objects in the dark using ears or sensory receptors? तो कौन सी adaptation है जो कुछ animals use करते हैं to detect objects in the dark using ears और sensory receptors? इसको बोलते हैं echolocation, जो कि bats, dolphin and birds, जैसे कि गैंगेटिक डॉल्फिन में ये देखा गया है। गैंगेटिक डॉल्फिन जो कि ये अडेप्टेशन यूज करती हैं। Lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of algae and bacteria, algae and fungi, bacteria and fungi, fungi and mosses। इससे पहले हमें 5 different living organisms के बारे में पता होना चाहिए। So there are 5 different living organisms. First is plants, animals, fungi, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। प्लांट्स में एल्गी आता है, तो एल्गी इज अ प्लांट। उसके बाद एनिमल्स, फंजाई, मोनेरा जिसमें आता है बैक्टीरिया, एंड प्रोटिस्टा जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो ये 5 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें पता होना चाहिए, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। और एल्गी एक प्लांट है। तो लाइकन्स एक symbiotic association है of algae and fungi, algae and fungi। तो ये हमें याद रखना है। algae source of food है fungi के लिए। algae is a source of food for fungi and fungi shelter provide करता है algae को। fungi shelter provide करता है algae को। So it's a win-win situation for both of these। इसी को कहते हैं symbiotic association। दोनों ही win-win situation है। अगर हम बाकी की बात करें, दिस एसोसिएशन कन्फर्स बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। तो हमने यहाँ पे देखा कि विन विन सिचुएशंस थी दोनों के लिए। बाकी एग्जांपल्स है माइकोराइजा, कोरल रीफ्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन और लेगुमिनस प्लांट्स एंड पॉलिनेशन। तो इन एग्जांपल का भी याद रखना है, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। Which of the following is the result of symbiotic association between zooxanthellae algae and invertebrate polyps? तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा लाइकन्स, जो कि symbiotic association थे algae and fungi। यहाँ पे पूछा गया zooxanthellae algae and invertebrate polyps। तो ये symbiotic association है कोरल्स का, जो कि कॉलोनीज है ऑफ टाइनी लिविंग क्रिएचर्स। तो हमने लास्ट स्लाइड में ये भी देखा कि symbiotic association की बाकी एग्जांपल्स लाइकन्स, माइकोराइजा, कोरल्स, पॉलिनेशन, तो ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेगुमिनस प्लांट्स, ये सब सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो हमें माइकोराइजा भी पता होना चाहिए। यहाँ पे फंगस हेल्प करता है प्लांट्स को टू ड्रॉ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड फंजाई विद कार्बोहाइड्रेट। तो माइकोराइजा भी हमें याद रखना है। अगर हम कोरल्स की बात करें तो यूजेंथली एल्गी के पास फोटोसिंथेसिस एबिलिटीज हैं, जो कि कोरल पॉलिप्स को फीड करते हैं विद फूड which give them energy, and in return the polyps provide protection to zooxanthellae algae। So it's a win-win situation for both zooxanthellae algae and invertebrate polyps। और ideal environmental conditions for corals to grow are shallow water। तो ये भी बहुत बार पूछा गया कि corals किस कंडीशन में ग्रो करते हैं। shallow water not more than 80 मीटर, वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स, क्लियर वाटर हो, सेडिमेंट ना हो,
रिवर ड्रेनिंग एरिया ना हो, वहां पे कोई रिवर ना ड्रेन करती हो, क्योंकि अगर रिवर ड्रेन करेगी तो वहां पे सेडिमेंट्स आएंगे। माइल्ड सैलिनिटी, सैलिनिटी ज्यादा ना हो, एंड नॉट रिवर ड्रेनिंग एरियाज। तो इन कंडीशंस को भी हमें याद रखना है। Consider the following statements. The interaction where one species is benefited and another is neither benefited nor harmed. एक स्पीशी बेनिफिट हो रही है एंड दूसरी स्पीशीज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, मतलब न्यूट्रल, इज कॉल्ड commensalism. In commensalism, on the other hand, one species is harmed whereas the other is unaffected. मतलब एक हार्म हो रही है, एक न्यूट्रल है. Which of the following given statements are correct? तो इनमें दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है. तो कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज जीत रही है, बेनिफिट हो रही है, और एक न्यूट्रल रहती है, और अमेंसलिज्म में एक हार्म हो रही है और एक अनअफेक्टेड रहती है। तो इन दोनों को याद रखना है। सो दिस इज आवर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। हमने पहले सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म। अगर हम कमेंसलिज्म के एग्जांपल्स की बात करें, सो दिस इज अ इंसेक्ट, वी कैन सी इंसेक्ट्स ऑन काउ डंग। जो काउ का डंग होता है उस पे इंसेक्ट फीड करते हैं, बट उसके काउ पर तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, काउ न्यूट्रल रहा है, बट इंसेक्ट्स को बेनिफिट मिल गया विद फूड। एफिफाइट्स गेट सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन द होस्ट प्लांट। तो एफिफाइट्स, बर्ड्स ट्रेल आर्मी एंड्स टू ईट फ्लीइंग इंसेक्ट्स। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कमेंसलिज्म। उसके बाद अमेंसलिज्म, एल्गल ब्लूम्स जो कि लीड करते हैं टू डेथ ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ फिश एंड अदर एनिमल्स, जिसको यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है। तो एक टर्म का याद रखना है, यूट्रोफिकेशन। इसमें एल्गल ब्लूम को तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट डेथ हो रही है फिश एंड अदर एनिमल्स की। उसके बाद ब्लैक वॉलनट ट्रीज जो कि स्क्रीट करता है केमिकल को, जो कि प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ नेबरिंग ट्रीज। इन केमिकल्स को बोला जाता है एलिलो केमिकल्स। अब ब्लैक वॉलनट ट्री को तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बट जो बाकी नेबरिंग ट्रीज है उन पे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। सो दीज आर अमेंसलिज्म। एंड लास्ट इज एलिफेंट्स stepping on ants or leveling brush doesn't benefit the element but harm the ant and the brush। तो हाथी जहां पे पांव रखेगा वहां पे जो ants होगी उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, बट एलिफेंट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो दिस इज commensalism एंड अमेंसलिज्म, both 1 and 2. Which of the following is a symbiotic relationship between the two living species in which one organism is benefited at the expense of the other? तो एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, तो इसको बोला जाता है पैरासिटिज्म। एक को बेनिफिट मिल रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। सो इसमें बाकी टर्म्स का भी हमें ध्यान रखना है। कंपटीशन का मतलब होता है फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज is significantly lower in presence of another species. Hence, superior species will knock out another species in case of competition. तो यहाँ पे competition होगा for limited resources. तो ये इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है और इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने इंट्रास्पेसिफिक एग्जांपल दिया टाइगर। तो टाइगर इंट्रा स्पेसिफिक है। अगर हम इंटर स्पेसिफिक की बात करें तो टाइगर एंड लॉयन में भी कंपटीशन हो सकता है, और इनमें से जो ज्यादा फिट होगा, ज्यादा सुपीरियर स्पीशीज होगा, वो दूसरी स्पीशीज को नॉकआउट कर देगा। इसे बोलते हैं कंपटीशन। एंड नेक्स्ट इज प्रीडेशन, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म द प्रीडेटर किल्स एंड ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म इट्स प्रे। जैसे कि टाइगर एक प्रीडेटर होगा जो डियर को खा जाएगा, तो इसे बोलते हैं प्रीडेशन। अब हम देखेंगे पैरासिटिज्म की एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिज्म आर टेपवर्म्स और राउंडवर्म्स इन ह्यूमंस, कुकूस एंड अदर बर्ड्स नेस्ट। कुकू अपने जो एग होते हैं बाकी बर्ड्स के नेस्ट में डिपॉजिट करते हैं और उनके एग्स को रिमूव कर देते हैं। सो अपने आप को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। टिक्स ट्रांसमिट डिजीज वाइल सकिंग द ब्लड ऑफ द डॉग। जो टिक्स होते हैं ये डॉग का ब्लड को सक कर लेते हैं, तो बेनिफिटिंग इटसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। मिडल स्टो स्टील्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ट्रीज। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटम, जिसमें खुद को बेनिफिट मिलता है एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। With reference to ecological succession, consider the following statements. Ecological succession is defined
as the process of successful replacement of biological communities in an ecosystem over a period of time involving biotic and abiotic changes. Primary succession takes place in areas that are newly exposed and essentially lifeless. तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इसमें दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है जैसे कि कोई बैरन या डिस्ट्रॉयड एरिया ऑफ लैंड है, तो कुछ समय के बाद जब बायोटिक एंड एबॉयटिक चेंजेस होंगे, यहाँ पे न्यू स्पीशीज कॉलोनाइज कर लेगी इस एरिया को। न्यू स्पीशीज विल कॉलोनाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और प्राइमरी सक्सेशन होता है जहाँ पे न्यूली एक्सपोज्ड एंड एसेंशियली लाइफलेस की बैरन लैंड हो। जो डिस्ट्रॉयड वाली होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। सो यू कैन सी प्राइमरी सक्सेशन टेकिंग प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां पे सिर्फ एक रॉक थी, बेयर रॉक और वाटर बॉडी। बेयर रॉक थी, उसके बाद लाइकन्स आए, स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकन्स, grasses and perennials, फिर grasses, shrubs and shade intolerant trees आए such as pines, shade tolerant trees such as oak and hickory, जिसे बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो एक सक्सेसफुल रिप्लेसमेंट हुआ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्विंग बायोटिक एंड एबॉयटिक चेंजेस। अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो लाइफ वहां पे थी बट डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे ये वाली कम्युनिटी थी बट इस कम्युनिटी पे लग गई आग, फायर। तो उसके बाद फिर सक्सेसफुल चेंजेस हुए, ग्रासेस आए, उसके ग्रासेस श्रब्स आए, और उसके बाद लास्ट में मेच्योर ओक फॉरेस्ट आया आफ्टर 150 ईयर्स। मतलब कुछ समय के बाद सक्सेसफुल रिप्लेसमेंट हो जाता है कम्युनिटीज का। सो इसे बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो इंटरमीडिएट स्पीशीज होती है उनको बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, in the process of ecological succession, which term refers to the intermediate stage where the community is transitioning from the pioneer species to the climax community। हमने देखा पहले प्राइमरी सक्सेशन हुआ, उसके बाद इंटरमीडिएट स्पीशीज आई, उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इंटरमीडिएट स्पीशीज को बोलते हैं सीरियल स्टेज। तो इस टर्म का याद रखना है, इंटरमीडिएट स्पीशीज को बोलते हैं सीरियल स्टेज। So that is it for this session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. इसकी पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।